आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। बिलाखिर वो GIT रिपोर्ट जिसका पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को, बिलखुसूस अपोजिशन को बेसब्री से इंतज़ार था, वो लम्हा आ गया। GIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हस्ब तवक्को हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ा करार दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट इंतहा से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तस्वुर की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के गुमान में भी होगा कि ये रिपोर्ट इस कदर मेरा ख्याल है शायद अगर ब्लंट कहना चाहिए तो इतने ब्लंट अल्फाज में लिखी जाएगी या शायद इतने तल्ख अल्फाज भी इसमें इस्तेमाल होंगे। मैं आपको टू स्टार्ट विद एक ख़बर का पैराया सुनाना चाहता हूँ। यहाँ एक अखबार लिखता है, शरीफ फैमिली के असासे आमदन से ज़्यादा, आँखों में धूल झोंकने के लिए लंदन की खसारे में चलने वाली 6 ऑफशोर कंपनियों को महंगी जायदादें खरीदने और रकूम मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये एक बड़ी नोटिसेबल बात है कि ये वो अखबार है कि जिसने GIT रिपोर्ट सबमिशन से पहले अपनी वेबसाइट पर एक ख़बर दी थी अपने नुमाइंदे के ज़रिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़बर का नोटिस लेते हुए इंटीमेट भी किया उस अखबार को, उस पब्लिशर को, कि अपनी सफाई इस हवाले से पेश करें। इतनी गुमराहकुन ख़बर लगाने की वजह क्या थी? ये महज एक ख़बर है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क़यास आराइयाँ उरूज पे हैं। इन क़यास आराइयों से गुरेज करते हुए एक्चुअल ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ये मालूम करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत मसरूफ़, मारूफ और मोतबर हस्ती एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि इतने मसरूफ़ स्केड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स अ प्लेजर जी, थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये वो अखबार है कि जिसने एक रोज़ पहले तक खुशामद की इंतहा कर दी थी। अपने तौर पे उसने इस तरह की स्पेकुलेशंस की थी कि नवाज़ शरीफ साहब डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो उनके ऊपर इसका मलबा गिराया जाएगा, लेकिन चूंकि उनके दोनों बेटे पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, इसलिए उनको बरी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो अगले दिन जो खबर आ रही है, उसी अखबार ने जो खबर छापी है, जो उसकी हेडलाइन है, वो बिल्कुल कुछ और है। ये इसी तरह से ये जो सूरत हाल है आपके लिए कितनी गैर मुतवक्को थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तो एक ऐसी पटिशन जिसको ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिवलस कह के रिजेक्ट कर दिया था, फिर यकायक उसमें दोबारा हवा भरी गई, उसे खड़ा किया गया और उसको एक पटिशन से सियासी थिएटर में तब्दील कर दिया गया। अगर आप इसके पस मंज़र में जाएँ तो आपको मालूम होगा कि ये उन कोशिशों का तसलसल है कि जो धरना 1 में शुरू हुई 2014 में, फिर धरना 2 हुआ 2016 में, जब ये दोनों कोशिशें हुकूमत को टॉपल करने की नाकाम हुई और पे दर पे हुकूमत तमाम इलेक्शन कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन, हत्ता ये कि पेशावर के अंदर बाई इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो फिर सारा तोपों का रुख अदालत की तरफ किया गया और हमारे मुखालफिन की ये कोशिश थी कि किसी तरह से एक अदालती 58(2)B को ज़िंदा किया जाए या उसका सहारा लिया जाए। जो काम हम वोट के ज़रिए नहीं कर सकते, जमहूरी अमल के ज़रिए नहीं कर सकते, शायद किसी चोर दरवाज़े से हम वज़ीर आज़म को हटाने में कामयाब हो जाएं। तो ये एक पूरा तसलसल है और इसी लिए जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसमें एक जज साहब ने गॉड फादर का लफ्ज़ लिखा, और मैं बड़े अदब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर गॉड फादर की हुक्मरानी होती तो आज फिर अदालतें बैठ के और GIT, ये आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है सर। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी फैमिली GIT में ना पेश हुई होती, हम लोग मीडिया वाले इस तरह से उसकी कवरेज ना कर रहे होते, बबांगी दोल उसके ऊपर आपको तनकीद के निशाना नहीं बनाया जा रहा होता। ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन सर, ये मुझे बताएंगे आप कि जब मुल्क के अखबारात इस तरह की खबरें छापते हैं तो आवाम के ऊपर क्या तासुर पड़ता है, बैरूनी दुनिया में हमारी कितनी जगहसाई होती है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। GIT बता रही है कि मरियम नवाज़ ने असासे छुपाए, टैक्स चोरी की। इसहाक डार साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है के असासों में 2008 और 9 के दौरान बेपनाह इजाफा हुआ। अपने ही इदारे को 16 करोड़ खैरात करके रकम अपने पास रखी। और तीसरी चीज़, वज़ीर आज़म ने, और ये बात हो रही है मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म ने गोशवारों में भी गलत बयानी की, बेनामी अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनियों से रकूम बरतानिया मुंतकिल की। सर, मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग सवालात नहीं हैं, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बहुत तफसील के साथ
वो तमाम इल्ज़ामात जो उन पर लगाए गए उनकी हकीकत आश्कारा कर दी है और ये साबित किया है कि वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो GIT को भी फ़राहम किए गए, सुप्रीम कोर्ट को भी फ़राहम किए गए, उन्हें नज़रअंदाज करके एक अपनी कहानी कॉन्कॉक्टेड कहानी खड़ी की गई है। इसी तरह ख़ुद GIT के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने जो मवाद इकट्ठा किया है इसकी एडमिसिबिलिटी का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट करार दिया है और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो तस्दीक शुदा या जो अदालत और कानून के मेयार के ऊपर पूरा उतरे। एक कहानी और एक मफरूज़ा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है जिसका मकसद था प्राइम मिनिस्टर को मलाइन करना, शरीफ फैमिली को मलाइन करना। देखिए, ये जो कहानी है पहली दफ़ा नहीं हुई है। इससे बड़ा हमला गुलाम इसाक खान साहब ने 93 में किया था जब उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया था और 2-2 घंटे टेलीविज़न के ऊपर चार्जशीट्स चलाईं और ये साबित करने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की करप्ट तरीन हुकूमत है। लेकिन आपने देखा कि आने वाले वक्त ने उस मफरूज़े को गलत साबित किया और गुलाम इसाक खान साहब फिर तारीख़ की गलियों में गुम हो गए। इसी तरह फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत आई उन्होंने बदतरीन एहतसाब किया। सर, निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं कतई कलामी की जिसारत कर रहा हूं, प्लीज़ माइंड न कीजिएगा। ये मुझे बताएंगे आप, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं इदारों ने जरदारी साहब जैसे सदर को, मेरा ख्याल है किताब लिखी जा सकती है, आगे नहीं बोलूँगा, 5 साल पूरे करने दिए। पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी टर्म की, उसके बाद मियाँ साहब आए। मियाँ साहब के आते ही, अगर आपकी ये बात मैं दुरुस्त तस्लीम कर लूँ, अगर मैं वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट है उसकी बात तस्लीम कर लूँ कि ये साजिश है, तो सर क्या ज़रूरत पड़ी है किसी इदारे को और क्या दुश्मनी है उनको मियाँ नवाज़ शरीफ से या एहसन इकबाल साहब से या साद रफ़ीक साहब से या आपकी जमात से? अब अगर ये आप कहेंगे कि एटमी धमाके का बटन दबाया तो सर हज़म नहीं होगा, माज़रत के साथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त बहुत सारे मफादात हैं जो यकजा हो गए हैं। कुछ बैनुल-अक़वामी मफादात हैं जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आपने अभी देखा स्टॉक मार्केट पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में $14 अरब का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हो चुका है। अब ये $14 अरब किसका नुकसान है? क्या ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? उसके एवज़ आप देखिए कि जो उनके ज़ाती फ्लैट्स थे जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, $2-4 मिलियन उसकी कीमत होगी जो उनके ज़ाती वसाइल से उन्होंने लिए। बड़ी खुशी होती है हमें कि इस GIT के अंदर कुछ वो बताते कि वज़ीर आज़म ने सरकारी फ़ंड्स को खुर्द बुर्द किया है, उन्होंने कोई ऐसी प्रोजेक्ट जो हुकूमत का था उसके अंदर से किक बैक या कमीशन ली है या टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर उन्होंने कुछ किया है। तो चले हम कहते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कह रहे हैं कि सिर्फ आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जाहिर नहीं की है, छुपाई है बस। अच्छा, अब सिर्फ जो सारी कहानी बनाई जा रही है वो उनके निजी कारोबार के ऊपर है, अपने रिसोर्सेज के ऊपर है कि आपने ये कैसे लिया, इधर से फंड कैसे ट्रांसफ़र किया, उसमें कोई गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व नहीं है। पहली चीज़ ये ज़रूर पेश नज़र रखी जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं अक्सर TV पे कहता हूँ, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, ये बात है 74-76 की। उस वक्त मुझे पता है कि लाहौर शहर के अंदर इत्तफाक फैमिली और शरीफ फैमिली की शोहरत थी कि ये पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिलीज़ में है। अब सवाल ये है कि अगर आपके बारे में मुझे कोई कहे कि आपने एक नई होंडा सिविक ले ली है तो मुझे कोई बेचैनी नहीं होगी, चूंकि आज अच्छे एंकर जो हैं उनकी इतनी आमदनी है कि वो एक गाड़ी ले सकते हैं। ये बात कही है, अगर मुझे इंटरव्यू कंप्लीट करना इतनी बेचैनी हो रही है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा, इसी तरह अगर कोई मुझे ये कहे कि आपने एक सेसना जहाज खरीद लिया है, फिर मुझे कुछ शक होगा, भाई ये इनके मीन से ज्यादा ये कैसे ले लिया। अब मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा इस इल्जाम के साथ। फ्लैट्स लंदन में तो ये जो 2 फ्लैट लंदन में लिए गए, मेरा सवाल ये है कि क्या ये शरीफ फैमिली के जो ज़राए थे या जो उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक थे या उससे बढ़ चढ़ कर लिए? अगर तो ये केस होता कि जी शरीफ फैमिली ने मलका बरतानिया का बकिंगम पैलेस ख़रीद लिया तो मुझे भी थोड़ी तशवीश होती कि भाई ये क्या मामला है। असल बात यह कि उनसे आधी दौलत के लोग जो हैं उनके 6-6 फ्लैट हैं लंदन के अंदर। व्हाट इज़ द बिग डील? आपने पूरे मुल्क को सूली पे चढ़ाया हुआ है, मुल्क की स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी है, पाकिस्तान के बारे में बेयकीनी पैदा कर रहे हैं सिर्फ एक सियासी एजेंडे के तौर पे, चूंकि एक सियासतदान है
जिनको मौका नहीं मिल रहा कि वो किस तरह वजीर आजम बने, वो बार बार इलेक्शन हार जाते हैं। लिहाजा अब उन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि जो उनका आपने बड़े हुस्न जन का सबूत दिया है उनको सियासतदान कह के। बस ये चलिए, हमें तो कुछ हुस्न जान रखना चाहिए ना। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम बहुत मैच्योर है, वो इन तमाम खेलों को 70 साल से देख रही है। लिहाजा इस तरह के खेल अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। लोगों ने तवातर से देखा है कि किस तरीके से जब भी हमने तरक्की के एजेंडे को फॉलो किया है हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। मैं अच्छा सर, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 मिनट के बाद हमने एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, लेकिन उस वक्फे से पहले मैं चाह रहा हूं मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत करें। आपने सुना होगा कि रोजे माफ कराने गए थे और नमाजें माफ कराने गए थे और रोजे गले पड़ गए। यहाँ शरीफ खानदान की मजीद 3 ऑफशोर कंपनियां निकल आई, अलाना सर्विसेज, लंकन ऐसे और हिल्टन इंटरनेशनल सर्विसेज, नेल्सन, नेस्कोल और कॉम्बर। पहले इन्हीं की वजाहत नहीं हो पा रही थी, ये 3 और निकल आई, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें आज जैसे मीडिया के अंदर कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक ऑफशोर आ गई है, उसके ऊपर भी बात हुई है और उन्होंने उसकी तरदीद की है और वज़ीर ख़जाना ने भी तरदीद किया है कि उनकी ओनरशिप में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑफशोर कंपनी ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि गैर कानूनी चीज़ नहीं है। चूँकि पहले जब ऑफशोर कंपनी इनकी निकली तो इन्होंने तूफ़ान उठा लिया कि जनाब ये ऑफशोर कंपनी ही करप्शन है। जब फिर बाद में पता चला कि इमरान खान साहब मौसूफ की अपनी ऑफशोर कंपनी थी जो 2014 तक कायम थी, ना 2008 में डिक्लेयर की ना 2013 में की, तो अचानक उनका बयान बदल गया, नहीं जी ऑफशोर कंपनी तो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। असल बात यह है कि ऑफशोर कंपनी होना गलत नहीं है। क्या ऑफशोर कंपनी किसी ड्रग मनी से बनी है? क्या ऑफशोर कंपनी किसी हुकूमत की लूट खसूट से बनी है? इसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। तो हुकूमत के कारकर्दगी पर, शरीफ फैमिली के ऊपर कोई मुखालिफ एक उंगली या एक सबूत नहीं पेश कर सका कि हमने हुकूमत के वसाइल को किसी भी लिहाज से शरीफ फैमिली के बिजनेस में मुंतकिल किया है या उसकी तरफ वसाइल गए हैं। राइट सर, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। नाजरीन, यहाँ हमें लेना होगा एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, सर एक और बयान आपकी नज़र करता हूं। GIT के सरबरा वाजिद ज़िया साहब फरमाते हैं, महसूस करता हूं हम सच तलाश करने में कामयाब हुए। हो सकता है GIT अरकान को मुस्तकबिल में भी धमकियां मिलें और निशाना बनाया जाए। बतौर सरबरा तफ्तीश के तमाम पहलुओं की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। इसी के साथ उन्हें रियासती सिक्योरिटी देने का जो है वो इंदिया भी दे दिया गया है, बल्कि अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सर बहुत अनफॉर्चुनेट नहीं है वाजिद ज़िया साहब का ये कहना, फिर उनको सिक्योरिटी दिया जाना? हो सकता है इसकी ज़रूरत हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सियासी बोझ में, अनाद में या अपने ख़िलाफ़ आने वाली चीज़ों को देख करके इतनी बौखलाहट का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि वो अपने ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसलों को कबूल कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन GIT सरबराह ने इसका इंदिया ज़ाहिर किया। पहली बात यह है कि जिस शख्स के अंदर खौफ होता है और जो कोई गलत काम करता है उसका खौफ उसे इनसिक्योर करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो वो ख़ुद अपने ज़मीर में जानते हैं कि उन्होंने किसके इशारे पे और क्या हालात और वाक़यात के ख़िलाफ़ उसके अंदर कहानियाँ की हैं। ये उनका अपना खौफ हो सकता है। हमारा ये शेवा नहीं है कि हम लोगों को इंतकामी कार्रवाई में उलझाएं या उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करें। हम इंशाअल्लाह ताला इस GIT को रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला पूरी तरह कंटेस्ट करेंगे और कौम के सामने साबित करेंगे कि ये झूठ के ऊपर मबनी है, ये वेंडेटा के ऊपर मबनी है और इसका हकाइक से ताल्लुक़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ विच हंटिंग करना है, शरीफ फैमिली को और इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना है। और जैसे मैं आपको कह रहा था
कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े अहम दौर से गुजर रहा है। हमने पिछले 4 सालों में एक मुर्दा मईशत में जान डाली। पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ 5.3% पे आ गई, जो 9 सालों में हाईएस्ट थी। अच्छा सर, इससे पहले कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, मैं बहुत ही अदब के साथ आपकी बात कता कलामी कर रहा हूँ। सर ये मुझे बताएंगे कि आपके कुछ नाक़िदीन का ख्याल ये भी है, मैं खुल के कह देता हूँ, PTI ख़ास तौर पर, वो ये कहती है कि जब भी आप लोगों से नाम पूछा जाता है आप शनाख्ती कार्ड नंबर बताने लगते हैं। आपसे पूछा जाता है इस एक केस के बारे में और आप अपनी सन 70 की सियासत से शुरू करते हैं और 2018 तक आदमी जाहिर है कि अल्टीमेटली बोर हो जाता है। सर आपने जो कुछ किया उसी वजह से, उन्हीं कारनामों के सबब, या मियां नवाज शरीफ अपनी इसी सियासी बसीरत और दूरअंदेशी के सबब आज तीसरी मरतबा, ये एक सियासी हकीकत है, इट कांट बी डिनाइड, इसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब इन हैं और इमरान खान साहब को अभी तक कबूलियत का वो लम्हा नसीब नहीं हो सका। लेकिन सर बार बार इन चीज़ों को किसी एहसान की तरह गिनवाना, काम करना इज समथिंग एल्स, और उसको बार बार उसका ढिंडोरा पीटना, और वो भी उन सवालात के जवाब में जिनसे कोई रेलेवेंस ना हो। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूँ ना, देखिए मैं आपको जो बात वाजे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बैरूनी ताकतें हैं जिनका एजेंडा है। आप शुरू हो जाइए लिबिया से, फिर मिस्र में आ जाएं, फिर इराक़ में आ जाएं, फिर शाम में आ जाएं। हर वो मुस्लिम मुल्क जिसकी मजबूत दिफा था एक एक करके क्रिपल हो चुका है। सर मेरे एक मोहसिन हैं, नाम जाहिर करना ज़रूरी नहीं है, फरमाते हैं बड़ी अच्छी बात, यहाँ कोट कर देता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। अब जो आपने हुकूमत ने जो दिफा करने का फ़ैसला किया है GIT की इस रिपोर्ट के बाद भी, जो पढ़ करके मुझे तो बुखार चढ़ रहा है, आपके ख्याल में ये दिफा किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, ये दिफा कितना कामयाब होगा? और अगर हर सूरत में आपने डट करके फ़ैसला किया है कि आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब को और मौजूदा गवर्नमेंट को, तो आपके ख्याल में नुकसान का अंदेशा कितने फ़ीसद है? देखिए हमारे सामने बहुत वाज़े मकासद है, क्योंकि GIT की रिपोर्ट का जो हमने तज्ज़िया किया है वो तमाम बदनीयती पे मबनी है, वो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ मबनी है और उनको एक्सपोज़ किया जा सकता है, और हम उसको अवाम के सामने भी और अदालत के सामने मुकम्मल तौर पे एक्सपोज़ करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अब अगर कोई अदालती 58(2)B दोबारा लगा के एक गैर जमहूरी तरीके से एक मुंतखब और एक मकबूल वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश करेगा, तो इसके फिर मुल्क के लिए असरात अच्छे नहीं होंगे। आज तक हम उन फैसलों का खुमियाजा भुगत रहे हैं कि जो जस्टिस मुनीर ने किए थे या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के फ़ैसले किए गए थे। जब जब भी कोई सियासी फ़ैसला अदालत से लिया जाता है तो उसके नताइज ख़ुद अदलिया के लिए भी अच्छे नहीं, इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदलिया में इंसाफ होगा। अदलिया के लिए हम सब ने कुर्बानी दी है और अब हम 21वीं सदी में वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जो हमने 20वीं सदी में दोहराई थी। सर अगर करप्शन में मुलव्विस करने के इल्ज़ाम के बाद, मैं अभी भी इल्ज़ाम कह रहा हूँ, पता नहीं इसको क्या कहना चाहिए, GIT कह रही है नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे करप्शन में मुलव्विस हैं, नैब को रेफरेंस भेज दिया जाए। अच्छा नैब को रेफरेंस भेज दिया, टेक्निकली स्पीकिंग मुझे बताइए नैब को रेफरेंस भेजने के बाद क्या होगा? टाइम पास करके पूरी हुकूमत अपना टाइम निकाल लेगी या नवाज शरीफ का कोई फार्मूला भी ज़ेर गौर आया है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि GIT का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो ये तजवीज़ करे कि नैब को रेफरेंस भेजा जाए या कहाँ जाए। GIT को 13 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और GIT की जो कॉम्पोजिशन है वो इन्वेस्टिगेशन की कॉम्पोजिशन नहीं है। आइन और कानून के तहत फ़ौजी एजेंसियों के अफराद या उनका पेश करदा मवाद इन एविडेंस लॉ के अंदर एंटरटेन नहीं हो सकता। लिहाजा GIT की रिपोर्ट की महज एक रिकमेंडेशन या एक सिफारिश के तौर पे हैसियत है, इसकी कोई कानून के मुताबिक हैसियत नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद अब वकला इस पर समाअत करेंगे, अपने दलाइल देंगे और फिर हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून पे फ़ैसला देगी। वो सोशल मीडिया की चंद ट्रोल्स की कैंपेन को देखकर या एक सियासी जमात की धमकियों को देख के कि जो अवामी दबाव का पत्ता खेल कर या जलसे जुलूसों की धौंस देकर अदालतों से और कौमी इदारों से फ़ैसला कराना चाहते हैं, उसके दबाव में फ़ैसले नहीं आएंगे। पॉइंट कन्वेड सर। नाज़रीन यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एहसन इकबाल साहब से। एहसन इकबाल साहब, आपने इसहाक डार साहब ने भी और आपने भी कुछ जिक्र फरमाया था धरना 1 धरना 2 के हवाले से। सर, एक धरना जरदारी साहब के दौर में भी हुआ था और जरदारी साहब ने कमाल महारत से इस धरने को टैकल किया, बल्कि उन्होंने तो धरना देने वालों को बिरयानियाँ भी खिलाई। उसके बाद शायद मुरव्वतन या इखलाकन वल्ला आलम वो धरना पैकअप हो गया। आपके दौर में जो धरने दिए गए उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थी। आपके ख्याल में जरदारी साहब ज़्यादा वाइज साबित हुए, पॉलिटिकली मैच्योर थे, या आप लोगों ने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये धरना 3 नामी एपिसोड रिलीज़ हो रही है, अगर हो रही है तो? देखिए जी, बात यह है कि जरदारी साहब के ज़माने में जो धरना हुआ था वो जरदारी साहब की अशीरबाद से हुआ था। उसका मकसद ये था कि ताहिरुल कादरी साहब को लॉन्च किया जाए पाकिस्तानी सियासत में, और जरदारी साहब की गेम ये थी कि PMLN के वोट बैंक को, जो राइट ऑफ सेंटर है, कुछ ताहिरुल कादरी साहब काटेंगे और कुछ इमरान खान साहब काटेंगे, तो ये वोट 2-3 ढेरियों में तकसीम होगा और हम अपने थोड़े वोटों के साथ जीत जाएंगे। लेकिन हुआ ये इलेक्शन के अंदर कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ब्रेक नहीं हुआ, वो इंटैक्ट रहा, और जरदारी साहब का अपना वोट बैंक जो डिसइल्यूजन था हुकूमत की कारकर्दगी से, वो सारा PTI को ट्रांसफ़र हो गया। तो उनको लेने के देने पड़ गए, दरअसल वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब हमारे खिलाफ जो धरना 1 हुआ उसे भी लोगों ने नाकाम बनाया, चूँकि उसमें आम आदमी ने शिरकत नहीं की। धरना 2 तो उससे भी ज़्यादा बुरी तरह नाकाम हुआ कि जब चंद दर्जन अफराद ही रह गए और बाकी लोग उसमें नहीं आए, वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल के ज़रिए जो चंद 20-50 लोग थे वो वहाँ पर रह गए। अब ये जो धरना 3 है, इसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जो धरना 1 और धरना 2 के पीछे भी थे, और वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब किसी तरीके से चोर दरवाजे से कामयाब हो जाएं और उनके ज़रिए एक पॉपुलर हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया जाए। लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की जड़ें बहुत गहरी हैं, किसी एक आदि GIT से PMLN को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सर, आपने खुद ही बता दिया कि मुस्लिम लीग नून की जड़ें कितनी गहरी हैं और किसी GIT से आप खौफजदा नहीं हैं, आप लोगों को कोई खौफ नहीं है। फिर उसके बाद हर दूसरे दिन कुछ लोगों को PID में, कुछ लोगों को GIT के बाहर, किसी और इमारत के बाहर माइक दे करके और बिठाना और फिर तकरीर करना, ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक बात और यहाँ ऐड करूँगा, इनमें से कुछ साहिबान बहुत माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, कि सर इनमें से कुछ लोग तो वो हैं जो बाकायदा जनरल मुशर्रफ का दिफा किया करते थे। मेरे पिछले प्रोग्राम में एक साहब ने इरशाद किया, तारिक पीरज़ादा साहब, उन्होंने इरशाद फरमाया कि महाराजा रंजीत सिंह अगर होते तो ये उनके भी PRO होते। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम एक सियासी जमात हैं और हम भी राय आमा को मुतासर करने का हक़ रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे तमाम ओपोनेंट्स इन मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जब यकतरफ़ा बयानियाँ देते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम भी उसका काउंटर नैरेटिव दें। इसलिए एक सियासी जमात अगर आवाम को अपना नुक्ता नज़र नहीं देगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनहर्ड चला जाएगा या उसको दूसरों के झूठ को सच मान लिया जाएगा। तो इसलिए इस वक्त एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स है जिसमें हमारे मुखालफिन भी अपना बयानिया देते हैं, लिहाजा हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए और आवाम के लिए अपना वर्शन लोगों तक पहुंचाते रहें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा बयानिया हमारी कारकर्दगी होगी। 4 साल जहाँ सब्र किया है, अब 11 महीने रह गए हैं। 2018 में इंतखाब का मैदान सजेगा और सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और पाकिस्तान में ये रवायत होनी चाहिए कि लोग अपने वोट से एक अच्छी हुकूमत को दोबारा मुंतखब कर सकते हैं और बुरी हुकूमत को वोट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी तब्दीली के रास्ते इख्तियार किए जाएंगे वो हमारी सियासत और जमहूरियत के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा करेंगे जिसके असरात अच्छे नहीं होंगे। सर, साजिश का शुरू दिन से जिक्र किया जाता रहा ऐसे केस में, आपके ख्याल में ये साजिश किसने की? खुर्शीद शाह साहब तो पूछ पूछ के थक गए, उसके बाद उन्होंने बयान देना ही छोड़ दिया कि कम से कम पार्लियामेंट में जाके बता दें कि साजिश किसने की। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को पता है, उन्होंने फरमाया साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं, साजिश के एक मरकज़ी किरदार इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब का तो नाम ले लिया, इसलिए मुझ जैसा कम इल्म समझ गया। ये बाहर जो डायरेक्टर साहब हैं ये कौन है सर?
देखिए, पाकिस्तान से बाहर वो तमाम डायरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की मजबूत इक़्तिसादी मुआशी तरक्की से खाइफ हैं। सर एक बार फिर नहायत अदब से कथा कलामी की जिसारत कर रहा हूँ, एक बार फिर आपकी बसीरत को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी इतनी उम्र नहीं जितनी आपकी सियासत का तजुर्बा है। सर ये जो बात आप कर रहे हैं ये घुमा फिरा करके आप कहीं और ले आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा दानिश मेरे पास नहीं है। सर इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली प्लीज़ ज़रा जवाब दे दीजिए, डायरेक्टर कौन है? देखिए ना, इसमें मल्टीपल एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं हमारे। आपको मालूम है कि हमसाया मुल्क ने कभी ये बात नहीं छुपाई कि वो सी पैक को डिसलॉज करना चाहते हैं, वो सी पैक को नाकाम करना चाहते हैं। इसी तरह उसके अलावा कई और हल्के भी बैनुल अक़वामी हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ हैं। तो बैरूनी एलिमेंट्स भी हैं, इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक टीम बन के काम कर रहे हों, लेकिन इनके मफादात इकट्ठे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया जाए और उसमें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जाए। सर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद पाक है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बात अगर दुरुस्त है, सही है, तो उसका जवाब दे करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह किया होता। लेकिन यहाँ मामला शुरू दिन से और फिर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैं तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मूरद इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं ठहराऊँगा। मैं इमरान खान साहब के एक बयान से सारा खेल जो है ना, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं समझ गया। इमरान खान साहब के परसों के स्टेटमेंट में मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि उन्होंने फरमाया चोर चिल्ला रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। यानी आप बिलीव कीजिए कि एक आदमी सियासत कर रहा है और वो भी मज़े लेने के लिए, और हुक्मरान जमात को उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उसके ऊपर मिर्ची लग रही है। सर अगर आप लोग भी समझते हैं तो क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अदालत में जवाब दीजिए, जीआईटी को जवाब दीजिए, इमरान खान साहब को जवाब देने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रूरत क्या है? इमरान खान साहब को तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, चूँकि उनकी इतने हम अहमियत नहीं बढ़ाना चाहते। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जीआईटी के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और हम चाहते थे कि फ़ैसला आने से पहले अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तानी अवाम को बता दें। चूँकि अगर फ़ैसला जो हमें पता था हमारे ख़िलाफ़ ये किस तरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम बोलते तो उन्होंने कहना था कि ये आफ्टर थाट है, चूँकि इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया लिहाजा ये तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। तो हम ऑन रिकॉर्ड गए, हमने तमाम वो तहफ़्फ़ुज़ात व्हाट्सएप कॉल से जिसके ज़रिए इसकी तश्कील हुई, किस तरह से हुई, किस तरह फेसबुक अकाउंट्स इनके साफ़ और डिलीट किए गए। भाई अगर ये न्यूट्रल लोग थे तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों डिलीट किए गए? वो पीटीआई के वर्कर्स थे, पीटीआई के लिए बयानात देते थे और वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई ताकि कौम से छुपाई जाएं। तो सारे मुखालफों को लाया गया, फिर वहाँ पर धमकाया गया हमारे गवाहों को, उन्हें कहा गया कि वादा माफ़ गवाह बने, फिर झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए जिनको खुद वो मानते हैं जीआईटी रिपोर्ट में कि ये अभी इनकी लीगल हैसियत के बारे में हम अनश्योर हैं, अदालत इसका फैसला करेगी। तो हमने ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात कौम के सामने पहले ही रख दिए ताकि लोगों को पता हो कि ये जो इसका नतीजा आएगा वो किसी इंसाफ पर मबनी नहीं आएगा। और इसी तरह जब वो रिपोर्ट आ गई तो उसके मदरजात के ऊपर भी ज़रूरी था कि हम अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन सर, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, नवाज शरीफ साहब स्टिल वज़ीर आज़म हैं और दस्तूर रहेंगे, काम करते रहेंगे। एहसान इकबाल साहब वफाकी वज़ीर प्लानिंग मनसूबाबंदी हैं, वो काम करते रहेंगे। नून लीग अपना टेन्योर पूरा करेगी, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इंशाअल्लाह ताला, चूँकि 2018 तक हमारी मैंडेट है, हमारा जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया वो है, हमने जो तरक्की के मंसूबे शुरू कर रखे हैं वो अप्रैल मई 2018 तक मुकम्मल होंगे। हम उन्हें मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो मुकर्ररा वक्त है इंतखाबात का उसमें कौम के सामने अपनी कारकर्दगी के साथ पेश होंगे और फिर पाकिस्तानी कौम फैसला करेगी। एहसान इकबाल साहब आपके वक्त का नहायत शुक्रिया सर, आपने अपनी इतनी मसरूफ़ स्केजुअल के बावजूद भी हमें वक्त दिया। नाजरीन ये थे एहसान इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बता हवाले से। देखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिफा में हुकूमत कितनी कामयाब होती है, किसको मज़ीद फ़र्दर इम्प्लिकेट किया जाता है, किसे एक्विट किया जाता है, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। हमारी सियासत कहाँ जाएगी इसका फ़ैसला भी आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ आमने सामने की टीम और नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।